वन पीस मांगा चैप्टर 1058 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि इस चैप्टर को 3 हिस्सों में प्रेजेंट किया गया था। पहले सेक्शन में हम लोग देख रहे थे स्ट्राइड पायरेट्स के सब सारे मेंबर्स का बाउंटी। चैप्टर के मिड सेक्शन में हम लोग क्रॉस गिल्ड इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे थे कि कौन इसका लीडर है, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था, वगैरह वगैरह। और इस चैप्टर को फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं या फाइनल सेगमेंट में हमको रेवोल्यूशनरी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है और उसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को खत्म भी करते हैं। मेरे लिए पर्सनली ये चैप्टर 9 आउट ऑफ 10 चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर कई सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था। फॉर एग्जांपल क्रॉस गिल्ड, बाद में ये चैप्टर कई सारी चीजें रिवील कर रहा था, फॉर एग्जांपल बाउंटीज, और ये चैप्टर कई सारी चीजों को बिल्डअप भी कर रहा था स्टोरी के पर्सपेक्टिव में। फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशनरी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट चैप्टर के अंत में। तो मेरे भाई चल बात करते हैं इसके बारे में कि इस चैप्टर में क्या हुआ था इन डिटेल। वन पीस मांगा चैप्टर 1058 का टाइटल है न्यू एम्पर। ये टाइटल रिफर कर रहा है बगी को। इस चैप्टर के कवर पेज पे हम लोग जमा 66 की कवर स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि सीजर क्लाउन एक्चुअल में जमा 66 से मदद मांग रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि वो मदद करने वाला है जमा 66 को, पर यहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो मदद मांग रहा है जमा 66 को। मुझे पता नहीं है कि ये इवेंचुअली ये जो पूरा कवर स्टोरी है वो किस तरीके से कंक्लूड होगा, पर देखेंगे क्या होता है। ये चैप्टर का शुरुआत होता है स्ट्राइड पायरेट्स के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं कि नामी ने लूफी को एक केज में बंद करके रखा है और नामी बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि किड कई सारे चूतियापा करने लगता है और किड के वजह से लूफी, लॉ और किड तीनों लोग जो वाटरफॉल है वानो कुनी का उससे डायरेक्टली जंप करते हैं वहां से। तो नामी यहाँ पर गुस्सा है कि लूफी ने क्यों ऐसा किया, लूफी क्यों इतना रैकलेस था, क्योंकि पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो सकता था, कुछ भी हो सकता था उस पूरे सिचुएशन में। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्राइड पायरेट्स का जो 1000 सनी है वो अभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ज्यादा डैमेज नहीं आया है और वैसे भी डैमेज आएगा नहीं, क्योंकि फ्रैंकी ने उसको एडम वुड से बनाया है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट शिप है। मुझको जो एक बात काफी कूल लगा था इस चैप्टर में वो है कि जब हमको लूफी इस चैप्टर में दिखाई देता है तो ओडा ने वहां पर एक्सप्लिसिटली लिखा है एम्परर स्ट्रॉ हेड मंकी डी लूफी। तो हमको आदत डालना पड़ेगा लूफी को एम्परर बोलने के लिए। इन सब सारी चीजों के बीच में एक सीगल न्यूज़पेपर लेके आता है, जिसके जरिए से हमको सब सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट मेंबर्स का नया बाउंटी पता चलता है। फाइनली चॉपर का पहले का बाउंटी 100 मिलियन था, अब वो 1000 मिलियन हो चुका है। सब सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग ऐसे मानते हैं कि चॉपर स्ट्राइड पायरेट्स का पेट है, इस वजह से इतना लो बाउंटी है, प्लस वो मर्चेंडाइज में हेल्प करता है। ठीक है, नामी का पहले का बाउंटी 66 मिलियन था, अभी वो हो चुका है 366 मिलियन। काफी एक मैसिव जंप है ये, प्लस ओडा ने 66 रखा है यहाँ पर। ठीक है, ब्रुक का पहले का बाउंटी 63 मिलियन बैरीज था, अभी वो करंटली 383 मिलियन हो चुका है। तो यहाँ पर हमको फिर से एक 83 का स्कीम दिखाई दे रहा है। फ्रैंकी का पहले का बाउंटी 94 मिलियन बैरीज था, अभी वो 394 मिलियन बैरीज हो चुका है। उसब का 200 मिलियन बैरीज था प्रीवियसली, अभी वो 500 मिलियन बैरीज हो चुका है। उसब ने उतना ज्यादा कुछ किया भी नहीं है वानों में, फिर भी उसको इतना मैसिव जंप मिला है, तो वो सच में गॉड उसब है। ठीक है, रॉबिन का पहले का बाउंटी था 130 मिलियन बैरीज, अभी वो करंटली हो चुका है 930 मिलियन बैरीज। ये सबसे मैसिव जंप हमको दिखाई दिया है इस पूरे बाउंटी के सेक्शन में, और वो सेंस भी करता है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने देखा है कि वानो में सब सारे 5 गोरसेस टारगेट कर रहे थे रॉबिन को बार बार, तो वो सेंस करता है। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना मैसिव जंप। सांजी का प्रीवियस का बाउंटी था 330 मिलियन बैरीज, अभी वो हो चुका है 1 बिलियन और चिल्लर बैरीज। जिनबे का बाउंटी प्रीवियसली था 438 मिलियन बैरीज, अब वो हो चुका है 1 बिलियन और चिल्लर बैरीज। जोरो का पहले का बाउंटी था 320 मिलियन बैरीज, अब वो हो चुका है 1 बिलियन और चिल्लर बैरीज। तो तीनों का जो बाउंटी है, सांजी, जिनबे और जोरो, तीनों का बाउंटी 1 बिलियन पे है। पर हम अगर देखते हैं कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, तो जोरो पहले आता है, बाद में जिनबे आता है, बाद में सांजी आता है। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ लोगों को बोलते हुए कि सांजी का बाउंटी ज्यादा रहना चाहिए था जिनबे के बाउंटी से, क्योंकि सांजी ने क्वीन को हराया है जो बीस्ट पायरेट का कमांडर है। पर हमको यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि जिनबे का प्रीवियस का बाउंटी ही ज्यादा है सांजी के प्रीवियस के बाउंटी से, प्लस जिनबे ने हराया है हुज हु को, जो प्रीवियसली एक साइपर पोल का एजेंट था। और एक बात यह भी है कि जिनबे फॉर्मर वॉरलॉर्ड था, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए वो एक तरीके से काम कर रहा था, तो वो सब सारी चीजें कंसिडरेशन में लेते हुए वो सेंस करता है कि क्यों जिनबे का बाउंटी हाई है सांजी से। और वो उतना भी हाई नहीं है यार, थोड़ा चिल्लर चिल्लर का डिफरेंस है, तो तू ज्यादा लोड मत ले अगर तू एक बहुत ही बड़ा सांजी फैन है। ठीक है, लूफी का पहले का बाउंटी था 1.5 बिलियन, अब वो
हो चुका है 3 बिलियन बैरीज। हमको पहले ही पता था ये, ठीक है, पहले के चैप्टर्स में इसको रिवील किया गया था, पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ऐसे। यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन करके जाते हैं ब्लफ आइलैंड पे, जहाँ पर बगी का बेस है न्यू वर्ल्ड में। और यहाँ पर हमको पता चल रहा था क्रॉस गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कैसे वो इस्टेब्लिश हुआ था वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जब 7 वॉरलॉर्ड्स का सिस्टम अबॉलिश कर दिया था वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, तब सब सारे मरीन्स 7 वॉरलॉर्ड्स के बेस पे गए थे अटैक करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए। तो हमने तभी देखा था कि बगी के पीछे कई सारे मरीन्स पड़े हुए थे या मरीन्स अप्रोच कर रहे थे बगी के बेस के ऊपर। पर उसी टाइम पे वहां पर क्रोकोडाइल आके पूरे मरीन्स को इनाइलेट कर देता है। अब क्रोकोडाइल यहाँ पर इस वजह से आया था क्योंकि वो बगी से मिलना चाहता था। वो बगी से एक्चुअल में अपने पैसे वापस चाहता था, क्योंकि बगी ने उधार लिया था क्रोकोडाइल से, और क्रोकोडाइल ने ये उधार बगी को दिया भी इस वजह से था क्योंकि हमको पता है कि इंपेल डाउन में किस तरीके से बगी ने काइंड ऑफ हेल्प किया था क्रोकोडाइल को, और उन लोगों ने साथ में एस्केप किया था। तो क्रोकोडाइल यहाँ पर बगी से अपने पैसे वापस मांगने के लिए आया था, पर बगी के पास पैसा था नहीं क्रोकोडाइल को देने के लिए। बगी का जो वेपन्स का बिजनेस था वो उतना अच्छा कर नहीं रहा था जायंट्स जाने के बाद, प्लस क्रोकोडाइल को ये पैसा चाहिए क्योंकि वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाहता था इन पैसों के जरिए से। तो अब क्योंकि बगी के पास पैसा नहीं था क्रोकोडाइल का उधार चुकाने के लिए, इस वजह से बगी क्रोकोडाइल को बोलता है कि तू मुझे तेरे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना ले, मेरे पास रिसोर्सेस है, जैसे कि उसके पास मैन पावर है, कुरियर सर्विस है, एक्सपर्ट्स है, एडवर्टीजमेंट्स के लिए मीन्स है उसके पास। ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा असेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। क्रोकोडाइल बगी की बातें मान लेता है और कुछ इस तरीके से बगी क्रोकोडाइल के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है। इससे पहले बगी को अप्रोच करने से पहले क्रोकोडाइल एक्चुअल में बात करता है मीहॉक के साथ। मीहॉक ब्लूम आइलैंड पे था और वो थक गया था क्योंकि सब सारे मरीन्स उसके पीछे चेस कर रहे थे और वो उसके लिए पेन इन द एस था। क्रोकोडाइल दंतनमूशी के जरिए से मीहॉक को बताता है कि अगर उन लोग दोनों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों लोगों के लिए फायदा रहेगा। प्लस यहाँ पर क्रोकोडाइल ये भी मेंशन करता है कि मीहॉक को पास्ट में बोला जाता था मरीन हंटर। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है जिस तरीके से हमारे भाई रोरोनोआ ज़ोरो को ईस्ट ब्लू में पायरेट हंटर बुलाया जाता था, तो वो काइंड ऑफ सिमिलर है वहां पर मेरे भाई क्रॉस गिल्ड इस ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया क्रोकोडाइल का था। क्रोकोडाइल अप्रोच करता है मीहॉक को। मीहॉक और क्रोकोडाइल मानते हैं कि उन लोग साथ में काम करेंगे। बगी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है क्योंकि क्रोकोडाइल को कैपिटल चाहिए था इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जिसका मतलब है कि उसको पैसा चाहिए था। बगी के पास पैसा नहीं था पर बगी के पास रिसोर्सेज था जो बहुत ज्यादा असेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। तो इस वजह से क्रोकोडाइल ज्वाइन करने देता है बगी को। और इवेंचुअली जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बाउंटी डाल रहा था मरीन्स के ऊपर, तो काफी मतलब अंडरग्राउंड से या काफी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्रॉस गिल्ड को सपोर्ट आने लगा। ये हमको नेवी के जरिए से इंफॉर्मेशन मिला है बाय द वे। अब अगर मैं बात करूं कि क्यों न्यूज़पेपर्स में ऐसा छापा गया है कि बगी लीड कर रहा है क्रॉस गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके वजह से बगी को यंको का स्टेटस मिला है या यंको का टाइटल मिला है, तो हुआ क्या है कि जब बगी पोस्टर बना रहा था क्रॉस गिल्ड का, तो बगी के जो सबऑर्डिनेट्स है उन लोगों को अभी तक लगता है कि बगी मतलब सुप्रीम लीडर है और बगी के अंडर मीहॉक और क्रोकोडाइल काम कर रहे हैं। इस वजह से बगी के सबऑर्डिनेट्स वो पोस्टर बनाते हैं, जो पोस्टर को हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर्स में, जहां पर बगी सेंटर में है और बाद में हमको क्रोकोडाइल और मीहॉक दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट और राइट में। तो इसी पोस्टर की वजह से नेवी हेडक्वार्टर्स उन लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस पोस्टर को देख के। उनको ऐसा लगता है क्योंकि बगी सेंटर में है इस वजह से बगी लीड कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इस वजह से वो सब सारा कांड हो गया। ठीक है, वो काइंड ऑफ फनी था। और बगी यहाँ पर बोले जा रहा था कि प्लीज मेरे को मत मारो, मैं तुम्हारा मतलब जूते साफ करने के लिए तैयार हूँ, आई लिक योर बूट, ऐसे बोल रहा था वो। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे थे कि क्रोकोडाइल और मीहॉक बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस न्यूज को लेके। क्रोकोडाइल ने कई सारा पंच भी मारा था बगी को जहाँ पर वो ब्लीड कर रहा था। पर इवेंचुअली क्रोकोडाइल और मीहॉक ये भी सोचते हैं कि उन लोग बगी को एज अ स्केपगोट की तरह यूज कर सकते हैं, उन लोग उसको पोस्टर बॉय की तरह यूज कर सकते हैं कि जो कुछ भी ब्लेम आएगा वो उसके ऊपर आएगा। और मीहॉक यहाँ पर बोल भी रहा था कि उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है यंको स्टेटस में, यंको बिंको उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ पीस चाहिए। यहाँ पर इस सेगमेंट में हमको क्रोकोडाइल, मीहॉक और बगी के बाउंटीज के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि क्रोकोडाइल का बाउंटी है 1.9 बिलियन बैरीज, मीहॉक का बाउंटी है 3.5 बिलियन बैरीज, बगी का बाउंटी है 3.1 बिलियन बैरीज। यहाँ से हम ट्रांजिशन करके जाते हैं कंबाका क्विंडम में जो ग्रैंड लाइन में है। ये रेवोल्यूशनरी आर्मी का नया बेस है बाय द वे, तुझे याद ही रहेगा
करेगा। यहाँ पर हमको सब सारे रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कोआला दिखाई दे रही है, बेलो बेटी दिखाई दे रही है और बाद में कई सारे मेंबर्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा हमको गुस्से में दिखाई दे रहा था साबो के न्यूज को लेके कि साबो ने किंग कोबरा को मारा है और ड्रैगन एक्सप्लिसिटली बोलता है कि अगर साबो ने ऐसा किया है तो वो उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। उसको पता नहीं है कि ड्रैगन ने ऐसा क्यों बोला है, क्या मतलब ड्रैगन जानता है पर्सनली किंग कोबरा को, क्या उसका रिलेशनशिप है कुछ किंग कोबरा के साथ, या वो सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री को कंसीडर करके वो ये बातें कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है। रेवोल्यूशनरी आर्मी जिस रीजन की वजह से उन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया था मारीजोआ को, वो था कि उन लोग कुमा को बचाना चाहते थे और उन लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली कुमा को बचा के रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस पे लेके आए हैं। यहाँ पर हमको कुमा भी दिखाई दे रहा है। अब जब मैंने इस चैप्टर का लाइव रिएक्शन किया था तब मुझे ऐसा लगा था कि कुमा ठीक हो गया है, पर अब मैंने जब इसको रीड किया है तब ऐसा नहीं लग रहा है मुझको कि कुमा ठीक है यहाँ पर, क्योंकि ड्रैगन एक क्वेश्चन पूछता है कुमा से कि तूने क्या देखा था, तो कुमा उसके रिस्पॉन्स में बोलता है कि आई एम योर्स टू कमांड मास्टर। और साइड में हमको कोआला सेट दिखाई दे रही है, तो कुमा ठीक नहीं हुआ है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा सैड है। मुझे लगता है कि वेगा पंखी अब कुमा को ठीक कर सकता है। इन सब सारी चीजों के बीच में रेवोल्यूशनरी आर्मी को कॉल आता है, कोआला उठाती है इस कॉल को और हमको पता चलता है कि ये कॉल किया है साबो ने। हम ये भी देख रहे थे यहाँ पर कि कई सारे मरीन्स ने पिक किया है इस कॉल को और उन लोग टेप कर रहे हैं इस कॉल को, तो ये मुझे इंप्रेशन दे रहा है कि ये जो रेवोल्यूशनरी आर्मी का बेस है वो एक्सपोज होने जा रहा है या वो एक्सपोज हो गया है मरीन्स के लिए। तो मे भी मरीन्स इवेड करे इस आइलैंड के ऊपर। हमने देखा था कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का जो प्रीवियस बेस था बाल्टी को, उसको इवेड किया था ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने, तो क्या यही हमको फिर से होते हुए दिखाई देने वाला है रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ, या ये भी हो सकता है कि ये जो बंदा कॉल कर रहा है वो साबो है ही नहीं, ये कोई दूसरा बंदा है जो कॉल कर। 退屈しねえなこの世界面白くなってきた